अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो आज का टॉपिक है ना वो है हेमेटोपोइटिक एंड लिम्फोइड सिस्टम। तो इसमें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं रेड सेल डिसऑर्डर। अच्छा, रेड सेल डिसऑर्डर ना इसमें ये लिखा हुआ है कि हमारे पास अनीमिया, डिसऑर्डर ऑफ रेड सेल रिजल्ट इन अनीमिया और लॉस और लेस कॉमनली पॉलीसाइथीमिया। जो अनीमिया होता है वो हमें पता है, जनरल सा कंसेप्ट है कि जिसमें डिक्रीज रेड सेल मास टू सब नॉर्मल लेवल और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर इज़ अ रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। ये अनीमिया होता है। सो पहले पैराग्राफ में सिर्फ अनीमिया की डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है। अनीमिया इज डिफाइंड एज ए डिक्रीज इन रेड सेल मास टू सब नॉर्मल लेवल इन रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। अच्छा, अब अनीमिया की ना क्लासिफिकेशन है। अनीमिया ब्लीडिंग की वजह से भी हो सकता है। अनीमिया जो है वो इंक्रीज रेड सेल डिस्ट्रक्शन हिमोलिसिस की वजह से भी हो सकता है। यहाँ पे तीसरी रीज़न हो सकती है डिक्रीज रेड सेल प्रोडक्शन। ये टेबल बेसिकली एनीमिया की क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन द अंडरलाइंग मैकेनिज्म इटियोलॉजी। ठीक है। और बाकी इस पैराग्राफ में ये है कि हमारे पास जो मेन साइट होती है रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन की, वो हमें पता है कि हमारे पास बोन मैरो होता है। अच्छा, जो सिंपली ये होता है कि हमारे पास जो अनीमिया होता है ना, अगर वो हो हिमोलिसिस और इंक्रीज डिस्ट्रक्शन की वजह से हो, तो मेनली उसमें ये होता है, ब्लीडिंग में भी यही होता है कि ना हमारे पास जनरल कंसेप्ट है कि जब हमारे पास अनीमिया होता है दैट अनीमिया रिजल्ट इन डिक्रीज इन ऑक्सीजन टेंशन, टिश्यू ऑक्सीजन टेंशन, एंड दिस कैन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन मेनली हमारे पास किडनी से रिलीज होता है फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड सेल इन द किडनी। और एरिथ्रोपोइटिन जो क्या हमारे पास बोन मैरो पे एक्ट करता है और हमारे पास क्या करता है कि ये रेड ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करवा देता है, इन्हांस करवाता है। तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या होता है अनीमिया में? एरिथ्रोपोइटिन intent drive a compensatory hyperplasia of erythroid precursor in bone marrow, and in severe anemia the induction of extramedullary hematopoiesis within the secondary hematopoietic organ, जिसमें लिवर आ जाता है, स्प्लीन आता है और लिम्फ नोड आ जाते हैं। सिंपली ये होता है कि हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, जो कि हमारे पास क्या करवाता है कि हाइपरप्लेजिया ऑफ द एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर करवाता है। और इसी वजह से हमारे पास हम जो टेस्ट करवाते हैं ना और लैब डायग्नोसिस होती हैं, इन्वेस्टिगेशन, उसमें भी हमारे पास जो मेनली हेमोलिसिस की वजह से एनीमिया होता है ना, उसमें हमारे पास क्या होता है कि रेटिकुलोसाइट की जो अमाउंट होती है ना वो ज़्यादा हुई होती है। अब रेटिकुलोसाइट क्या होते हैं कि जो पेरिफेरल इमेच्योर आरबीसी होते हैं ना, वो रेटिकुलोसाइट है, और रेटिकुलोसाइट की जो अमाउंट होती है वो इंक्रीज़ हुई होती है। बाय कंट्रास्ट ये मेनली होता है हमारे पास ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में और हिमोलिसिस में, जिसमें मतलब अनीमिया हुआ होता है इंक्रीज डिस्ट्रक्शन की वजह से। बाय कंट्रास्ट अनीमिया काज बाय द डिक्रीज रेड सेल प्रोडक्शन, दैट इज एडिजनरेटिव अनीमिया इज एसोसिएटेड विद सब नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट। तो ये मेजर डिफरेंस भी होता है हमारे पास अनीमिया का ना, हमें पता चल जाता है कि ये वेदर इट इज़ अनीमिया इज़ ड्यू टू द हिमोलिसिस और ड्यू टू द डिक्रीज द रेड सेल प्रोडक्शन। तो अगर तो हिमोलिसिस की वजह से होगा तो रेटिकुलोसाइट काउंट ज़्यादा होगा, और अगर हमारे पास डिक्रीज प्रोडक्शन की वजह से है तो रेटिकुलोसाइट सब नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से भी कम होगा। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन इसको क्लासीफाई किया जाता है ब्लड लॉस पे। मतलब ब्लड लॉस में हमारे पास एक टाइप आ जाती है एक्यूट और एक क्रॉनिक, इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। और फिर हमारे पास आ जाता है इन डिस्ट्रक्शन पे, हेमोलिसिस में। हेमोलिसिस हमारे पास दो टाइप्स की होती है, इंट्रिंसिक होती है और हमारे पास एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक बेसिकली मतलब है कि हमारे पास इफ़ देयर इज़ एबनॉर्मेलिटी विद इन द आरबीसी इटसेल्फ, मतलब उसकी मेम्ब्रेन की एबनॉर्मेलिटी है या उसकी स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी कोई भी होगी, उसकी वजह से हेमोलिसिस हो रही है, तो वो इंट्रिंसिक में आता है। और एक्सट्रिंसिक जो एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर है, उसमें यह है कि हमारे पास आरबीसी आर नॉर्मल बट देयर इज़ अ सम अदर कॉज दैट कॉज द इंक्रीज हेमोलिसिस इन द बॉडी एंड रिजल्ट इन द एनीमिया। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इम्पेयर रेड सेल प्रोडक्शन, अब यह है कि प्रोडक्शन ही कम हो रही है, इसमें बोन मैरो का मेनली इशू होता है। यहाँ हमारे पास क्या होगा कि जो हमें क्या रॉ मटेरियल है, यहाँ हमारे पास जो फॉलिक एसिड हो गया और वाइटामिन्स हो गए जो हमारे पास प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी हैं, वो कम होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि डिक्रीज प्रोडक्शन होगी या इम्पेयर प्रोडक्शन होगी। ठीक है। तो ये डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं। ये टेबल करना है मेनली, लेकिन टेबल की जो थ्योरी है ये वाला पैराग्राफ है, तो हम ये रीड कर लेते हैं। बाकी आप लोग ये रीड करोगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी।
अच्छा, तो ये है कि हमारे पास यहाँ पे दोबारा से उन्होंने ये लिखा है कि एनीमिया कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रेड सेल मॉर्फोलॉजी। और इसमें हम मॉर्फोलॉजी में देखते हैं साइज़, कलर और शेप। अच्छा, जो अनीमिया है ना, डिफरेंट टाइप्स का अनीमिया कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, डायग्नोस होता है, तो वो हम मेनली देखते हैं कि रेड ब्लड सेल इंडिसेस। इंडिसेस में हमारे पास ये आता है कि हम उसकी साइज़ देखते हैं, उसका कलर देखते हैं और शेप देखते हैं रेड सेल की। तो यही इंडिसेस होते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले जो होता है वो आता है मीन सेल वॉल्यूम, MCV। ठीक है, MCV जो हमारे पास क्या है कि एवरेज वॉल्यूम ऑफ ईच रेड सेल एक्सप्रेस्ड इन अ फेमटोलीटर। जो नॉर्मल हमारे पास वॉल्यूम होगा MCV जो हमारे पास नॉर्मल आता है ना RBC का, नॉर्मल कंडीशन में वो 80 to 100 होता है फेमटोलीटर। लेकिन अगर वो ज़्यादा होगा तो मीन्स द RBC आर इन अ लार्जर इन साइज देन द नॉर्मल, और अगर कम होगा तो वो इंडिकेट करता है कि हमारे पास RBC छोटे हैं नॉर्मल साइज से। तो इससे हमें पता, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वेदर इट इज़ अ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया और माइक्रो। उसके बाद हम मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन होता है कि एक रेड सेल में हमारे पास एवरेज हीमोग्लोबिन का मैस कितना है, और ये पिकोग्राम में इंडिकेट किया जाता है। द एवरेज मैस ऑफ हीमोग्लोबिन पर रेड सेल एक्सप्रेस्ड इन पिकोग्राम। उसके बाद हमारे पास आता है मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन, MCHC। ये मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, ये था MCH और ये है MCHC। ये हमारे पास एक स्पेसिफिक कंसनट्रेशन होगी, एक स्पेसिफिक गिवन वॉल्यूम होगा पैक्ड RBC का। उन सब में एवरेज कंसनट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कितनी है वो है होता है हमारे पास MCHC, और ये एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर डेसीलीटर। इट इज़ द एवरेज कंसनट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ पैक्ड RBC रेड सेल एक्सप्रेस्ड इन अ ग्राम पर डेसीलीटर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट। अच्छा, ये कोफिशिएंट होता है वेरिएशन ऑफ, ये वेट के बारे में हमें बताता है कि RBC की वेट कितनी है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इनकी अगर हमें नॉर्मल वैल्यूज़ पता होंगी तो हम कंपेयर करेंगे इन अ पेशेंट हु आर एनीमिक और उसको एनी अदर ब्लड डिसऑर्डर, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि RBC इफ़ दे आर नॉर्मल, तो नॉर्मल होंगे तो नॉर्मोसिटिक एनीमिया। लेकिन फिर रीज़न क्या है, इंक्रीज़ हिमोलिसिस हो रही है या डिक्रीज़ उसकी प्रोडक्शन हो रही है। यहाँ कुछ हमारे पास जो मेनली हेरिडिटरी डिसऑर्डर होते हैं, जो इंट्रिंसिक, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, हमने हिमोलिसिस कहा था, इंट्रिंसिक इंट्रा कॉर्पस्कुलर अबनॉर्मलिटी, ये मेनली कुछ ज़्यादातर इन हेरिडिटरी है। इसमें सिर्फ ये वाला है जो कि पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन जो कि एक्वायर्ड है, और बाकी सारे जो हैं वो हेरिडिटरी हैं। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं जिसकी वजह से इंक्रीज डिस्ट्रक्शन होती है। RBC का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ना वो बाइकनकेव होता है, और जो मेम्ब्रेन जो होती है ना RBC की वो फ्लेक्सिबल होती है, कह लो कि स्टेबल सी होती है, कि वो ना हमारे पास वेसल्स में ना अपने वेसल्स में अपनी शेप चेंज कर सकती है। तो टाइनिएस्ट जो कैपिलरीज होती हैं या वेसल्स होती हैं ना वो हमारे पास स्प्लीन में होती हैं। तो RBC जब स्प्लीन से गुजरते हैं ना तो उनकी शेप जो होती है ना वो डीफॉर्म्ड होती है। ठीक है, ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। अगर उनके स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है RBC में कोई भी टाइप की जिसकी वजह से वो डीफॉर्म नहीं हो पा रहे, तो क्या होगा कि जब वो स्प्लीन में से बेसिकली गुजरती है ना तो वो कैपिलरीज बहुत नैरो होती हैं, उसमें शेप चेंज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे वो उनकी हिमोलिसिस होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बेसिकली इन चीज़ों का अगर हमें नॉर्मल वैल्यू है तो हम कंपेयर करते हैं और हमें अनीमिया की टाइप का इनसे पता चल जाता है। अच्छा, उसके बाद ये आ जाता है, इसमें ये है कि हमारे पास RBC, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, ये यही है कि सेम इंस्ट्रूमेंट जिससे हम RBC इंडिसेस से को मेजर करते हैं ना, वो सेम इंस्ट्रूमेंट हमारे पास रेटिकुलर साइट काउंट भी दे देता है। रेटिकुलर साइट आई ऑलरेडी टोल्ड दैट इज़ अ पेरिफेरल इमेच्योर RBC। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल रेटिकुलर साइट जो होता है ना वो डिफ्रेंशिएट कर देता है हिमोलिटिक अनीमिया में और अनीमिया ड्यू टू रिड्यूस प्रोडक्शन। अगर तो रिड्यूस प्रोडक्शन होगा तो ऑफकोर्स देयर विल बी डिक्रीज इन रेटिकुलर साइट काउंट आल्सो। अगर तो हिमोलिटिक अनीमिया तो इंक्रीज होगा रेटिकुलर साइट काउंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ आ जाती हैं लैब इन्वेस्टिगेशन, और मतलब डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो ये वाले हम ब्लड टेस्ट कर लेते हैं और इसमें हमें ना थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि एनीमिया किस टाइप का होगा। इसमें टेस्ट में आप बस नाम ही करने हैं, सीरम आयरन इंडिसेस है, उसमें हम आयरन का लेवल देखते हैं, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी देखते हैं, ट्रांसफेरन वो होता है जो आयरन के साथ बाइंड करता है, उसको सेचुरेशन देख लेते हैं, फेरेटिन देख लेते हैं। ये हमारे पास जो आयरन का मेनली इंडिसेस है ना, ये इंडिकेट डिस्टिंग्विश कर देता है माइक्रोसिटिक एनीमिया में।
अगर वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और थैलेसीमिया। उसके बाद प्लाज्मा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल, हेप्टोग्लोबिन। ये जब हम इनकी डिटेल करेंगे ना डिफरेंट एनीमियाज़ की, तो उनमें देखेंगे कि किस में कौन सी चीज़ बढ़ रही है और कौन सी कम होती है। तो यही हमारे पास की पॉइंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के एनीमियाज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है आगे करना ही बेहतर होगा जब हम एनीमियाज़ करेंगे मेनली। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एनीमिया ऑफ ब्लड लॉस, हेमरेज। ठीक है, इसमें यह है कि ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग जो है हमारे पास एक्यूट भी हो सकती है और क्रॉनिक भी होती है। जो एक्यूट होती है ना मेनली ये होती है कि ट्रॉमा वगैरह या अगर इंजरी वगैरह हो गई है तो उनमें होती है। ठीक है, एक्यूट ब्लीडिंग में ये होता है कि हमारे पास जो होता है ना ब्लड वॉल्यूम सडन लॉस होता है ड्यू टू द लॉस ऑफ द इंट्रा वेस्कुलर वॉल्यूम विच इफ़ ग्रेटर देन 20। तो हमें पता है कि जब ज़्यादा ब्लीडिंग अगर हो जाए, वॉल्यूम लॉस हो जाए, तो शॉक हो सकता है, क्लैप्स एंड अल्टीमेटली डेथ। अच्छा, तो इसमें ये है कि जो एक्यूट होता है ना उसमें हम वो फ्लूइड वगैरह जो मेंटेनेंस होती है ना, जो भी ब्लड लॉस या का पेशेंट आता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसको फ्लूइड लगाते हैं आईवी लाइन पे, तो हीमोडाइलेशन हो जाती है। और लेकिन क्या होगा कि बंदा नॉर्मल है। ठीक है, उसमें एक्यूट ब्लीडिंग हुई है, ये नॉर्मल सिटी का एनीमिया होता है, उसमें साइज़ वगैरह भी नॉर्मल है। तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगा, रिकवरी फ्रॉम द ब्लड लॉस, उसमें एरिथ्रोपोइटिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और 5 से 7 दिनों में क्या होगा कि हमारे पास रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी और रेटिकुलोसाइटोसिस भी होगी। ठीक है, रेटिकुलोसाइट भी ज़्यादा होंगे। लेकिन क्रॉनिक में क्या होता है, क्रॉनिक ये है कि हमारे पास आयरन स्टोर जो होते हैं ना ग्रेजुअली डिप्लीटेड हो जाते हैं। तो इसमें आरबीसी कंपनसेटरी जो मैकेनिज्म होता है ना वो भी इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो सीवियर एनीमिया हो जाता है। एक्यूट में तो कंपनसेशन थोड़ी देर के लिए एनीमिया होता है। आप कह लो कि जब तक उसका ये जो लैग पीरियड है ना 5 to 7 डेज़ का होता है, लैग पीरियड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू आरबीसी, तो उस दौरान वो एनीमिक सिम्टम्स से होंगे। लेकिन क्रॉनिक में क्या होगा कि जब आयरन स्टोर ही डिप्लीटेड हो जाएगा। अब क्रॉनिक में क्या होता है कि रिपीटेड यहाँ प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि टाइम आएगा जिसमें आयरन ही नहीं होगा। आयरन इज एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस एंड एरिथ्रोपोइसिस एंड इस डेफिशिएंसी लेड टू द क्रॉनिक एनीमिया ऑफ द अंडर प्रोडक्शन। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कैन अकर इन अदर क्लिनिकल सेटिंग। और बस वही है कि आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो आरबीसी नहीं होगा, सिंपल। अच्छा, अब हीमोलिटिक एनीमिया नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अल्लाह हाफिज़।